हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। और इस प्राचीन भारत के इतिहास में हमारी आज की क्लास का टॉपिक है गुप्त काल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और गुप्त काल का सामान्य सा परिचय देखते हैं। उसके बाद कौन कौन से प्रमुख शासक और उन शासकों ने कौन कौन से मुख्य कार्य किए उनको समझते हैं। और फिर हम अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी परंपरा है, हम लगभग हर चैप्टर के अंत में 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो उसी परंपरा का पालन किया जाएगा, हर रोज किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गुप्त काल है उसका सामान्य सा परिचय क्या है। देखो, परिचय ये है कि मैंने आपको वैष्णव धर्म में भी बताया था कि जो गुप्त काल है वो वैष्णव धर्म के लिए स्वर्ण युग माना गया। तो इस गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया। और कौन कौन से कारण है जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया या स्वर्ण काल कहा गया? तो उसके कारण यह है कि इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोल और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास हुआ, जिसके कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया या स्वर्ण काल कहा गया। और इसकी समय अवधि, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, इसकी समय अवधि 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक मानी गई। तो इसको हमने शॉर्ट में कह दिया कि चौथी शताब्दी से छठवीं शताब्दी के मध्य गुप्त शासकों ने उत्तर भारत पर शासन किया। तो फ्रेंड्स, ये सामान्य सा परिचय गुप्त काल के संबंध में। एक लाइन में कहूं तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा गया और मुख्य कारण यह था कि इस काल में सोने के सिक्के सोने के सिक्के अधिक मात्रा में जारी किए गए, जिसके कारण इस काल को स्वर्ण युग कहा गया। सोने के सिक्के भी जारी किए गए और जो कला, साहित्य, विज्ञान, गणित, खगोल, चिकित्सा आदि का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। इन सभी कारणों से हमने गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया, गुप्त काल का आरंभ 319 ईस्वी से होता है और जो चंद्रगुप्त प्रथम है उनके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई 319 में। और स्वर्ण युग मुख्यतः किसके काल में माना गया? समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। जैसे हमने पढ़ा था, मौर्य काल के शासक रहे अशोक महान, जिनके काल में मौर्य काल का स्वर्ण काल माना गया। उसी तरह से जो गुप्त काल का स्वर्ण काल माना गया वो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को माना गया। हालांकि पूरे ही गुप्त काल को हमने स्वर्ण काल कह दिया, उसका कारण हमने आपको बताया भी। बात करते हैं पतन की। इसका पतन कैसे हुआ? तो देखो, इसका पतन हुआ हूणों के आक्रमण से। जैसे मौर्योत्तर काल में हमने पढ़ा, यवन आए, उन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया, उसी तरह से गुप्त काल के समय में हूणों ने आक्रमण किया, जिसके कारण इस काल का पतन हुआ। ये हूण कौन थे? ये मध्य एशिया के खानाबदोश शासक हुआ करते थे, जो हमारे देश में आए और आक्रमण किया, जिसके कारण गुप्त काल का पतन हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अब गुप्त काल के जो प्रमुख वंश हैं और प्रमुख शासक हैं उनके संबंध में समझते हैं। कौन कौन से प्रमुख शासक गुप्त काल के संबंध में रहे? तो देखो, सबसे पहले शासक गुप्त काल के थे श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, श्रीगुप्त ने। और इनका जो काल है लगभग लगभग वो 375 ईस्वी तक माना गया। और इनका जो क्षेत्र था वो उत्तर प्रदेश, बिहार का कुछ क्षेत्र था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गुप्त काल के संस्थापक का नाम बताइए, तो गुप्त काल के संस्थापक का नाम था श्रीगुप्त। फिर इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था घटोत्कच। ये इनके पुत्र थे। इस घटोत्कच का काल 300 ईस्वी तक रहा और ये छोटे स्तर का एक शासक था। लेकिन बात करते हैं प्रमुख शासक की, तो वो प्रमुख शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका कार्यकाल आपके सामने है 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। और इस चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मुख्य ये पॉइंट कि गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। हालांकि जो गुप्त काल का संस्थापक था वो श्रीगुप्त था, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त काल का, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इसकी उपाधि थी, इसको लोग कहते थे महाराजा धीराज। ये इसकी उपाधि हुआ करती थी चंद्रगुप्त प्रथम की। इसको महाराजा धीराज के नाम से बुलाया जाता था। और बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के विवाह की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी नाम की एक राजकुमारी थी, उससे विवाह किया। और ये कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। और इस विवाह में जब लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ, तो विवाह में लिच्छवी राज्य दहेज में मिला, या लिच्छवी राज्य का क्षेत्र
जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनको दहेज में मिला या विवाह में मिला, कुछ भी कह लीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये होता है चंद्रगुप्त प्रथम के लिए कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की, जो 319 ईस्वी में की, 319 या 320 में कह सकते हैं। तो आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो गुप्त संवत की शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त, फ्रेंड्स ये हमारी एग्जाम की दृष्टि से ये भी बहुत ही मुख्य शासक है, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। बात करते हैं इसने ऐसे कौन से महान काम किए। तो सबसे पहले जो भारतीय नेपोलियन की इनको उपाधि मिली, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इनको भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी, और वो किसने दी? वी.ए. स्मिथ ने। ये एक इतिहासकार रहे वी.ए. स्मिथ, इन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। और फ्रेंड जो समुद्रगुप्त है, इसको सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। जो गुप्त काल के समय के सिक्के थे, तो उन सिक्कों पर जो समुद्रगुप्त था उसको वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था, जिसके कारण इस समुद्रगुप्त को वीणा वादक कहा गया, या कहीं कहीं इसको कहा जाता है कविराज। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, गुप्त काल के किस शासक को कविराज या वीणा वादक कहा जाता है? तो वह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समुद्रगुप्त को स्वर्ण के जो मुद्रा हुआ करती थी, सोने के सिक्के, उस पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। फ्रेंड्स, इस समुद्रगुप्त ने 4 तरह के विजय अभियान चलाए। कौन कौन से विजय अभियान है? जैसे कि आर्यव्रत अभियान, दक्षिणापथ अभियान, सीमा राज्यों के शासकों को अधीन करना, और विदेशी शासकों से मित्रता का संबंध रखना। ये इनकी कूटनीति हुआ करती थी समुद्रगुप्त की। तो जो समुद्रगुप्त है उसने 4 तरह के विजय अभियान चलाए, उनका नाम मैंने आपको दिया। ये एक कूटनीतिज्ञ दर्शाती है कि समुद्रगुप्त कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने आर्यवर्त अभियान चलाया, दक्षिणापथ अभियान चलाया, और जो सीमा राज्यों के शासक थे उनको अधीन करने का अभियान चलाया, और जो विदेशी शासक थे उनसे मित्रता का संबंध रखा। और फ्रेंड्स, हमारी एग्जाम की दृष्टि से सबसे मुख्य चीज आज की बात यह है, जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी देती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रयाग प्रशस्ति से ये समझ लीजिए कि आपके हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ये प्रयाग प्रशस्ति है जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है, या हम ये कह सकते हैं कि गुप्त काल के बारे में जानकारी देती है। और इस प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? सबसे पहला प्रश्न, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए ये होगा कि जो समुद्रगुप्त से संबंधित प्रयाग प्रशस्ति है उसको किसने लिखा? तो उसको लिखा हरिशेन ने। आपसे डायरेक्ट प्रश्न यहां से बन जाता है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक या प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे हरिशेन। तो दोस्तों देखो, मैंने यहाँ पर कुछ जगह छोड़ी है प्रयाग प्रशस्ति के संबंध में कुछ जानकारी देने के लिए। तो मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य जानकारी इस प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देना चाहता हूं। आप बहुत इत्मीनान से इसको नोट कीजिए। देखो, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसके बारे में पहली जानकारी आपके लिए यह है कि इस प्रयाग, देखो प्रशस्ति का मतलब क्या है? प्रशस्ति का मतलब है कि प्रशंसा में कुछ लिखना। तो जो हरिशेन नाम के विद्वान थे, इन्होंने इलाहाबाद स्तंभ में जो समुद्रगुप्त है या जो गुप्त काल है, उनकी प्रशंसा में एक स्तंभ लिखा, और उस स्तंभ को कहा गया प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही बन जाएगा, जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने लिखी? तो वो हरिशेन ने लिखी। तो अब ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें कुछ लाइनें हैं भाई। जैसे ये मान लो ये स्तंभ है, फिर इस स्तंभ पर हरिशेन ने कुछ लिखा। तो ये पहली पंक्ति हुई, दूसरी हुई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ऐसे करके इसमें बहुत सारी पंक्तियां हैं। तो किस पंक्ति में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, मैं वो आपको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, जो प्रयाग प्रशस्ति की चौथी पंक्ति है, इस चौथी पंक्ति में युवराज चुने जाने का उल्लेख है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, प्रयाग प्रशस्ति की किस पंक्ति में युवराज चुने जाने का उल्लेख है? तो चौथी पंक्ति में युवराज चुने जाने का उल्लेख मिलता है। चुने जाने का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति की चौथी पंक्ति में। दूसरी जो काम की बात है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, वो ये है कि जो आठवीं पंक्ति है, आठवीं पंक्ति में राज्य अभिषेक का वो मिलता है उल्लेख। भाई, जब राजा चुना गया, युवराज चुना गया, तो उसका राज्य अभिषेक भी होगा। तो चौथी पंक्ति में राज्य अभिषेक का उल्लेख मिलता है। आप इसको पूरा लिख लीजिए।
प्रयाग प्रशस्ति की 8वीं पंक्ति में राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की 4थी पंक्ति में युवराज चुने जाने का उल्लेख मिलता है। और जो प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति है, 13वीं व 14वीं पंक्ति में 13वीं व 14वीं पंक्ति में आर्यवर्त का युद्ध का वर्णन मिलता है। आर्यवर्त का युद्ध, इसका उल्लेख मिलता है। उसी प्रकार बात करते हैं 19वीं और 20वीं पंक्ति की। 19वीं व 20वीं पंक्ति में 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणावर्त का युद्ध का वर्णन मिलता है। दक्षिणावर्त का युद्ध, इसका उल्लेख मिलता है। आप पूरा लिखिए सेंटेंस को। 13वीं व 14वीं पंक्ति में आर्यवर्त का युद्ध का वर्णन मिलता है और 19वीं व 20वीं पंक्ति में दक्षिणावर्त का युद्ध का वर्णन मिलता है। बात करते हैं 21वीं पंक्ति की। तो 21वीं जो पंक्ति है, 21वीं पंक्ति में जो आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध है उसका वर्णन मिलता है। आर्यवर्त का दूसरा युद्ध का वर्णन या उल्लेख। आप फ्रेंड्स पूरा लिखिए सेंटेंस को, क्योंकि ये जो प्रयाग प्रशस्ति है इससे डायरेक्ट हमारे प्रश्न बनते हैं और ये बहुत ही मुख्य फैक्ट्स हैं आपके लिए। सबसे पहला फैक्ट तो मैंने सबसे ऊपर लिखा, जो प्रयाग प्रशस्ति है उसको किसने लिखा, हरिशेन ने लिखा। और जो प्रयाग प्रशस्ति की 4थी पंक्ति है उसमें युवराज चुने जाने का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति की 8वीं जो पंक्ति है उसमें राज्याभिषेक होने का उल्लेख मिलता है। और 13वीं व 14वीं पंक्ति में आर्यवर्त का युद्ध का उल्लेख मिलता है। 19वीं 20वीं पंक्ति में दक्षिणावर्त का युद्ध का उल्लेख मिलता है और 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त का दूसरे युद्ध का उल्लेख मिलता है। और इसी 21वीं पंक्ति में जो आर्टविक क्षेत्र है, इसी 21वीं पंक्ति में एक जानकारी तो हमें यह मिलती है कि आर्यवर्त का युद्ध हुआ और दूसरी जानकारी हमें यह मिलती है इसी 21वीं पंक्ति में कि जो आर्टविक क्षेत्र हुआ करता था, आर्टविक क्षेत्र पर विजय का उल्लेख मिलता है। ये 21वीं पंक्ति हमें बताती है कि जो 21वीं पंक्ति है उसमें आर्यवर्त का दूसरा युद्ध का वर्णन मिलता है और 21वीं पंक्ति में ही हमें जो आर्टविक क्षेत्र है उस पर विजय का भी उल्लेख मिलता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये 21वीं पंक्ति के बारे में दो जानकारी मैंने आपको दी। बात करते हैं जो 22वीं पंक्ति है। 22वीं पंक्ति में जो सीमावर्ती राज्य हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों की चर्चा मिलती है। 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों की चर्चा। चर्चा कह लो, जानकारी कह लो, बात एक ही है। और जो 23वीं और 24वीं पंक्ति है हमारे लिए बहुत ही मुख्य है, हालांकि मुख्य तो सभी है पर ये ज्यादा मुख्य है। 23वीं व 24वीं पंक्ति में 23वीं 24वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों की चर्चा मिलती है या विदेशी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। आप इसको फ्रेंड्स पूरा लिखिए। विदेशी शक्तियों का उल्लेख मिलता है 23वीं और 24वीं पंक्ति में। और बात करते हैं कौन कौन सी विदेशी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। तो देखो, मुख्यतः हमारे सामने 3 विदेशी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख मिलता है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था मौर्योत्तर काल, हमने जाना था कि मौर्योत्तर काल के समय में जो यवन थे उन्होंने आक्रमण किया, और भी बहुत सारे हमने देखे, कुषाण थे, यवन थे। उसी तरह से जो हमारा गुप्त काल है उसमें भी विदेशी शक्तियों का वर्णन मिलता है और ये हमें प्रयाग प्रशस्ति बताती है। प्रयाग प्रशस्ति की जो 23वीं और 24वीं पंक्ति है उसमें लिखा गया है कि विदेशी शक्तियों का बोलबाला था। जैसे कि कौन कौन सी विदेशी शक्ति थी। कुषाण, जैसे कि कुषाण के बाद श्रीलंका के कुछ शासक हुआ करते थे, और जैसे कि शक, एक बहुत ही फेमस राजा है इनके, रुद्र तृतीय। तो विदेशी शक्तियों के रूप की हम बात करें विदेशी शक्तियों की, तो कुषाणों का हमें जिक्र मिलता है, श्रीलंका के शासकों का जिक्र मिलता है और रुद्र
तृतीय का जिक्र मिलता है। देखो कुषाण में भी जो प्रमुख शासक है जिसका हमें जिक्र मिलता है वो है विदार कुषाण। एक राजा हुआ है जिसका नाम है विदार कुषाण। इस विदार कुषाण का हमें जिक्र मिलता है प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति से। उसी तरह से जो श्रीलंका का शासक है जिसका नाम है मेघवर्ण। फ्रेंड्स ये मेघवर्ण हमारी अभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत मुख्य है क्योंकि इसने एक बहुत मुख्य काम किया था, हम अब इसके आगे चर्चा करेंगे। ये श्रीलंका का एक राजा था जिसका नाम था मेघवर्ण। इसने एक बहुत ही बड़ा काम किया था जिसके कारण इसका इतिहास में बहुत नाम है और हमारी परीक्षा में आता रहता है। उसी तरह से जो शासक का जो शक शासक था उसका जो प्रमुख शासक रहा वो रहा रुद्र सिंह तृतीय। तो फ्रेंड्स ये प्रयाग प्रशस्ति है जो हमें इतनी सारी जानकारी देती है। देखो पहली जानकारी की बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये प्रयाग प्रशस्ति जो गुप्त काल का एक बहुत अच्छा बहुत ही प्रबल शासक हुआ जिसका नाम है समुद्रगुप्त, उसके संबंध में जानकारी देती है। और ये प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन के द्वारा लिखी गई थी। इस प्रयाग प्रशस्ति की चौथी पंक्ति में युवराज चुने जाने का उल्लेख मिलता है। इसी प्रयाग प्रशस्ति की 8वीं पंक्ति में युवराज के राज्याभिषेक का उल्लेख मिलता है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं व 14वीं पंक्ति में आर्यवर्त का युद्ध का उल्लेख मिलता है। और इस प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिणावर्त का युद्ध का वर्णन मिलता है। इस प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त का दूसरा युद्ध का वर्णन मिलता है। और इस 21वीं पंक्ति में जो 8वीं क्षेत्र है उस पर विजय का वर्णन मिलता है। और जो 22वीं पंक्ति है उसमें सीमावर्ती राज्यों की चर्चा है। और जो 23वीं और 24वीं पंक्ति है उसमें विदेशी शक्तियों का हमें वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की जो 23वीं और 24वीं पंक्ति है, बात करें कौन कौन सी विदेशी शक्तियों का वर्णन मिलता है तो देखो कुषाण, श्रीलंका और शक, ये 3 मुख्य विदेशी शक्तियां हैं जिनका वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति पर मिलता है। कुषाण के जो प्रमुख शासक हैं वो है विदार कुषाण, और जो श्रीलंका के प्रमुख शासक हैं वो है मेघवर्ण, और जो शक के प्रमुख शासक हैं वो है रुद्र सिंह तृतीय। तो फ्रेंड्स ये जो मेघवर्ण है देखो इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लीजिए मेघवर्ण के बारे में। मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूं। तो ये जो मेघवर्ण है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने समुद्रगुप्त से, ध्यान से सुनिएगा, मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी। और अनुमति इस बात की ली थी कि जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष के उत्तर में इसने बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार निर्मित कराया था। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, किस श्रीलंका शासक ने समुद्रगुप्त से अनुमति ली थी और जो बौद्ध वृक्ष है उसके उत्तर में बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक विहार बनाया था। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको बोल देता हूं क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। अगर आपको नोट करना है तो लिख लीजिए। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर बोधि वृक्ष के उत्तर में बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार निर्मित कराया था। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, डायरेक्ट आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। मुझे आशा है आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर बोधि वृक्ष के उत्तर में बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार निर्मित कराया था। तो फ्रेंड्स ये समुद्रगुप्त से संबंधित हमारी मुख्य बातें। और एक फैक्ट और, जो हमारा ये जो हम समुद्रगुप्त पढ़ रहे हैं इसमें समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी उसको पृथ्वी का प्रथम वीर कहा गया। समुद्रगुप्त को पृथ्वी का प्रथम वीर कहा गया, ये इनकी उपाधि है। आप चाहे तो इसको कहीं पर नोट कर लीजिए। समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो पृथ्वी का प्रथम वीर, पृथ्वी का प्रथम वीर। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी, पृथ्वी का प्रथम वीर किसे कहा जाता है गुप्त काल में? तो गुप्त काल में पृथ्वी का प्रथम वीर किसे कहा गया? समुद्रगुप्त को। तो फ्रेंड्स ये समुद्रगुप्त के बारे में हमने बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब इससे बाहर हमारा कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। सबसे मुख्य बात हमारी प्रयाग प्रशस्ति है। इस प्रयाग प्रशस्ति को भी हमने अच्छे से समझ लिया है। अब चलते हैं अगले शासक की ओर, और वो अगला शासक है समुद्रगुप्त का पुत्र जिसका नाम है चंद्रगुप्त। देखो समुद्रगुप्त के 2 बेटे हुए, मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र हुए, एक थे रामगुप्त और दूसरे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे कि आपने इधर लिख रखा है। तो ये जो रामगुप्त है इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, बस इनके बारे में आप ये लिख सकते हैं कि
इनकी उपाधि थी शर्मगुप्त की, इनको शर्मगुप्त कहा जाता था। और इनके बारे में एक मुख्य फैक्ट यह है कि इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। रामगुप्त ने, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, दो पुत्र थे, रामगुप्त और ये चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो रामगुप्त थे उनको जो उपाधि दी गई वो सर्वगुप्त की दी गई, इनको सर्वगुप्त कहा जाता था और इन्होंने जैन धर्म स्वीकार लिया था। बस इनके बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। इसके अलावा इन्होंने कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया है जिसके कारण हम इनको हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बस इनके बारे में इतना ही पढ़ा जाता है कि इनकी जो उपाधि थी वो शर्मगुप्त थी और इन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के दूसरे पुत्र की, जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ही स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। उसका कारण यह है कि इसके काल में बहुत बड़े बड़े विद्वान देखने को मिले हैं। तो देखो, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये समुद्रगुप्त का पुत्र था और इसने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। और इसके काल में जो कौटिल्य जैसी परंपरा थी उसमें नवरत्न होते थे, बिल्कुल उसी तर्ज पर इसके काल में भी नवरत्न अर्थात 9 विद्वान हुआ करते थे। और वो 9 विद्वानों से जो प्रमुख विद्वान आपके सामने हैं, जैसे कि कालिदास, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, अमर सिंह, तो ऐसे ऐसे महान विद्वान इसके काल में हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ये चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही मुख्य है। और यही नहीं, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसके अभी और हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। जो एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फाहयान, तो वो फाहयान भी इसी के काल में आया था। तो पहले मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं कि ये जो कालिदास है इसने कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे या कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, मुझे आशा है कि आपने नोट कर लिया होगा। देखो, रामगुप्त के बारे में मैंने आपको बताया कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था, जिसकी उपाधि थी शर्मगुप्त और इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके बाद हम आ गए थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय पर। ये चंद्रगुप्त द्वितीय भी समुद्रगुप्त का पुत्र था और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जो कालिदास है, जो इसके समय के महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने कौन कौन से प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं उसको समझना चाह रहे हैं। तो देखो, जो कालिदास है, मैं यहां पर लिख देता हूं कालिदास के प्रमुख ग्रंथ। वैसे आप अच्छे से सब जानते ही होंगे कौन कौन से इन्होंने लिखा। तो एक तो इन्होंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन नहीं जानता उसको? अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनकी बहुत ही प्रमुख रचना है कालिदास जी की, अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरा इन्होंने लिखा मेघदूत। और तीसरी इनकी रचना है, जो मुख्य रचना है, वो है रघुवंशम। तो फ्रेंड्स, ये कालिदास जी की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम। हमारी एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लिया जाता है कि कालिदास की प्रमुख रचना बताइए। ये अभिज्ञान शाकुंतलम किसने लिखा, मेघदूत किसने लिखा, रघुवंशम किसने लिखा। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि कालिदास किस शासक के काल के विद्वान थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कालिदास हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह जो वराहमिहिर है, ये वराहमिहिर, ये भी बहुत प्रमुख है। इन्होंने क्या मुख्य काम किया? ये खगोलज्ञ थे। ये जो वराहमिहिर हैं, ये थे खगोलज्ञ। इनके बारे में यहां पर लिख देता हूं, ये खगोलज्ञ थे। और इनकी एक रचना थी जिसका नाम था वृहद संहिता। इन्होंने वृहद संहिता लिखी। तो फ्रेंड्स, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। बृहद संहिता किसने लिखी आपसे पूछ लिया जाएगा, तो बृहद संहिता लिखी वराहमिहिर ने। उसी तरह जो आर्यभट्ट है, कौन नहीं जानता इनको, आर्यभट्ट को। जो आर्यभट्ट है, ये भी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हमारे सामने उभर कर आती है। ये भी गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। ये गणितज्ञ और खगोलज्ञ थे। मैं यहां पर इनके बारे में लिख देता हूं, आर्यभट्ट प्रमुख गणितज्ञों में से एक और ये खगोलज्ञ भी थे। और फ्रेंड्स, इन्होंने जो मुख्य काम किया वो पाई का आविष्कार इन्होंने किया। जो पाई का मान है इन्होंने ही दिया और जो जीरो का मान है वो भी इन्होंने ही दिया, अर्थात जीरो की खोज की, पाई की खोज की। ये आर्यभट्ट इतने फेमस विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंध रखते थे। कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंध रखते थे। वराहमिहिर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंध रखते थे। और ये जो धन्वंतरी है, धन्वंतरी, इन्होंने आयुर्वेद लिखा। इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। बस इनके बारे में इतनी जानकारी काफी है। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं, आयुर्वेद के जनक।
तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंधित ये महान विद्वान हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा समुद्री व्यापार का विकास हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, और जो मुद्राएं हैं, मुद्राएं जैसे सोने, चांदी व तांबे, इन सभी की, मतलब सोने, चांदी और तांबे की मुद्राएं हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, कुमार गुप्त तक आने से पहले मैं आपको एक मुख्य जानकारी और बताना चाह रहा था, जो मैंने बताया था, जो चीनी यात्री था फाहयान। अगर आपकी कहीं जगह हो तो आप लिख लीजिए, जो चंद्रगुप्त हम पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसके काल में एक चीनी यात्री आया। मैं यहां पर लिख रहा हूं, अभी हम ये इसी की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की ही। तो आप लिख लीजिए, चीनी यात्री फाहयान चीनी यात्री फाहयान भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। फ्रेंड्स, बहुत ही मुख्य फैक्ट आपके लिए, ये यूपीएससी में इस बार का डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि बताइए, जो फाहयान चीनी यात्री था वो किसके काल में भारत आया था। तो फाहयान नाम का जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखा है फाहयान के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो फाहयान था, इसने मौर्यकालीन राज्य का प्रचार प्रसार देखा था, और उसे, जो मौर्य काल का जो साम्राज्य हमने पढ़ा, इस फाहयान ने उस मौर्य काल के साम्राज्य को देवकृत साम्राज्य कहा। उसने ये कहा कि ऐसा साम्राज्य मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखा, ऐसा साम्राज्य तो सिर्फ भगवान ही, देवता ही बना सकते हैं। तो इस फाहयान ने मौर्यकालीन साम्राज्य को देवकीकृत साम्राज्य कहा, मौर्य काल को। तो फ्रेंड्स, ये समुद्रगुप्त से संबंधित मैंने आपको बहुत मुख्य मुख्य फैक्ट बताए। अब हम चलते हैं कुमार गुप्त। कुमार गुप्त भी बहुत अच्छे शासक गुप्त काल के। और कुमार गुप्त की बात करें तो इन्होंने जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना की थी। हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी नाम के व्यक्ति ने 1100 कुछ ईस्वी में तहस नहस किया था, आग लगवा दी थी। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये बौद्धों का शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जो बख्तियार खिलजी, मध्यकालीन भारत में हम पढ़ेंगे, वो आया और उसने इस नालंदा विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की, और न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि इसको आग के हवाले भी कर दिया। कई महीनों तक इसमें आग लगती रही, जिसके बाद जो बौद्ध धर्म था उसका पतन होता चला गया। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि जो बख्तियार खिलजी है, सिर्फ उसी पे ही पूरे आरोप कर देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो आक्रमण थे नालंदा विश्वविद्यालय पर वो पहले से ही हो रहे थे। शुरुआत में भी हमने बहुत सारे आक्रमण देखे, लेकिन जो बख्तियार खिलजी था उसने अति कर दी थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उसके अलावा भी जो बौद्धों के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, उसको टारगेट किया गया था। बख्तियार खिलजी तो बस एक नाम है। बख्तियार खिलजी से पहले भी कई सारे शासक हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म के केंद्रों को टारगेट किया, और बख्तियार खिलजी उनमें सबसे प्रमुख रहा। और जैसे कि हमने पढ़ा, जो शुंग वंश के शासक थे, पुष्यमित्र शुंग, वो सबसे अग्रणी रहे। तो चलिए, ये आपके लिए एक फैक्ट मैंने दिया। जो कुमार गुप्त था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की कुमार गुप्त ने, जो कि बौद्धों का प्रमुख केंद्र माना जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय। और इसको तहस नहस किसने किया, जो इतिहास में लिखा गया वो लिखा गया बख्तियार खिलजी। हालांकि बख्तियार खिलजी से पहले भी हमने बहुत सारे शासक देखे, और उसके बाद भी। तो हमारे लिए इतनी जानकारी बहुत है कुमार गुप्त के संबंध में। और भी इसने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए कुमार गुप्त की, अगर हम और बात कर लें तो जैसे कौन कौन से काम किए, जो इंदौर के लेख में तेलिक श्रेणी की जानकारी प्राप्त होती है कुमार गुप्त से संबंधित, और जो मंदसौर के लेख से रेशमी बुनकरों की चर्चा प्राप्त होती है। चलिए, इतना ही काफी है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसके बारे में इतना फैक्ट काफी है। अब हम चलते हैं स्कंद गुप्त की ओर। देखो फ्रेंड्स, स्कंद गुप्त के बारे में कहा जाता है कि इसने हुणों के आक्रमण को रोका। जो स्कंद गुप्त नाम का शासक था गुप्त काल में, तो हमने ये पढ़ा कि जो हूण है उन्होंने गुप्त काल पर आक्रमण किया, जिसके कारण गुप्तों का पतन हुआ। तो जो स्कंद गुप्त है, इसने हुणों के आक्रमण को रोका। कैसे रोका? देखो, एक स्कंद गुप्त के भीतरी लेख, एक लेख है जिसका नाम है भीतरी भीतरी लेख, अर्थात स्तंभ है या लेख है, कुछ भी कह लो। इस भीतरी लेख से हमें जानकारी मिलती है कि इस स्कंद गुप्त ने
हुणों को पराजित किया। लेकिन इसके बाद के शासक हुए जो बहुत कमजोर सिद्ध हुए, जो हुणों को पराजित नहीं कर पाए। परिणामतः जो गुप्त काल था उसका पतन हुआ। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी हमारी एग्जाम की दृष्टि से गुप्त काल के संबंध में काफी है। जो गुप्त काल के शासक हुए उनके संबंध में हमने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। अब हम चलते हैं जो गुप्त काल का प्रशासन था वो कैसा था। तो अब हम बात करें अगर प्रशासन के गुप्त काल के, तो देखो राजा सर्वोच्च हुआ करता था। गुप्त काल के प्रशासन की हम बात कर रहे हैं। गुप्त काल का जो राजा हुआ करता था वो सर्वोच्च माना जाता था। और जो प्रांतीय प्रशासन हुआ करता था, प्रांतीय प्रशासन का जो मालिक होता था उसको भुक्तिपाल कहा जाता था। और ग्राम का जो मुखिया होता था उसको ग्रामिक कहा गया। और भूमि कर, व्यापार कर, सीमा शुल्क प्रमुख आय के स्रोत थे। कृषि एक मुख्य व्यापार हुआ करता था। जो ज्यादा आमदनी होती थी राज्य की वो कृषि से होती थी। भूमि कर लिया जाता था, व्यापार कर लिया जाता था, सीमा शुल्क लिया जाता था, जो आय के प्रमुख स्रोत हुआ करते थे गुप्त काल में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे जो गुप्त काल की विशेषता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, कला एवं स्थापत्य की बात करते हैं तो गुप्त काल में अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ। बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण हुआ। हम जानते हैं जो अजंता गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं वो बौद्ध, शैव धर्म से संबंधित है और भी धर्म है। और गुप्त काल में बुद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का बनना शुरू हुआ। और जो सांची, सारनाथ, देवगढ़ के मंदिर हैं वो हमें गुप्त काल में ही बनते नजर आए। तो फ्रेंड्स, ये कला और स्थापत्य की हम बात कर रहे हैं। ये सारे काम गुप्त काल में हमें देखने को मिले। बात करते हैं साहित्य की एवं विद्या की। जैसे कि मैंने आपको लिखवाया, जो कालिदास है, साहित्य बहुत बढ़ चढ़कर इस गुप्त काल में अग्रणी रहा। कालिदास की प्रमुख रचनाएं मैंने आपको लिखवाई भी हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश और मेघदूत। उसी तरह से जो एक महान विद्वान रहे समुद्रगुप्त के काल में, सॉरी जो चंद्रगुप्त के उसके काल में, अमर सिंह, उनकी जो प्रमुख रचना है अमरकोश। ये भी डायरेक्ट किसी ना किसी हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बताइए जो गुप्त काल के विद्वान रहे अमर सिंह, उनकी प्रमुख रचना कौन सी है, तो उनकी प्रमुख रचना अमरकोश है। और उसी तरह वराहमिहिर की प्रमुख रचना बृहद संहिता है। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और शून्य का सिद्धांत दिया, पाई का मान दिया, अर्थात शून्य, जीरो जिसको बोलते हैं जीरो, वो आर्यभट्ट ने दिया। और जो पाई का मान है वो भी आर्यभट्ट ने दिया। ये सारी बातें मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब बात करते हैं गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की। तो देखो, गुप्त काल की अर्थव्यवस्था स्वर्ण मुद्रा की प्रचुरता पर आधारित थी, अर्थात सोने की मुद्राएं बहुत बड़ी संख्या में, या मैं ये कह दूं कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। और रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार होता था गुप्त काल में। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं गुप्त काल का पतन कैसे हुआ। जैसे कि हमने जाना गुप्त काल का पतन हूणों के आक्रमण से हुआ। तो सबसे पहला कारण तो ये रहा, जो हूण थे उन्होंने आक्रमण किया। हूण कौन थे? ये मध्य एशिया के खानाबदोश शासक हुआ करते थे और कमजोर उत्तराधिकारी सिद्ध हुए। और जो प्रांतीय शासक थे वो स्वतंत्र हो गए थे। जैसे कि पूरा ये शासन हुआ करता था, तो जो छोटे छोटे शासक थे, प्रांतीय शासक, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, तो वो स्वतंत्र हो गए, उन्होंने अपनी अलग एक सत्ता बना ली। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार थी, जो सत्ता थी, उसका विकेंद्रीकरण हो गया। भाई, पहले एक सर्वोच्च राजा हुआ करता था, अब जो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजा थे उन्होंने अपनी अपनी अलग सरकार चला ली। तो इसको बोलते हैं हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। अब जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया तो लोगों की जो एकता थी वो खत्म हो गई। अब बाहरी कोई भी आया, उसने आक्रमण कर दिया। तो पतन का जो कारण था वो एक कारण नहीं था, पर मुख्य कारण हूणों के आक्रमण को माना गया। दूसरा कारण कमजोर उत्तराधिकारी माने गए। और तीसरा कारण जो प्रांतीय शासक थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। ये मुख्य कारण माने गए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा गुप्त काल का अंत हुआ। अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज की ओर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी परंपरा के मुताबिक हर चैप्टर के अंत में लगभग लगभग 30 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए उसी परंपरा का पालन करते हुए हम अपने आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो हमसे पहला प्रश्न पूछा गया है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बताइए, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? मैंने आपको बहुत जोर देकर ये बात समझाई थी। देखो, जो श्री गुप्त थे, इन्होंने तो गुप्त वंश की स्थापना करी थी, गुप्त वंश की। लेकिन हमसे पूछा है वास्तविक संस्थापक। प्रश्न में शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा।
अगर हमने प्रश्न ढंग से नहीं पढ़ा, अगर हमने ये वास्तविक शब्द नहीं पढ़ा, तो हम ये समझ जाएंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था और हम कह देंगे ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त था। हम बहुत खुश हो गए, एग्जाम से बाहर निकलेंगे, हमारा प्रश्न तो ठीक हुआ। लेकिन आपने गलत कर दिया, क्योंकि हमसे पूछा गया वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमसे पूछा गया है गुप्त संवत का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ? तो बताइए, मैंने आपको बताया था जो गुप्त संवत है उसका प्रारंभ किसके शासन काल में माना जाता है? तो उसका प्रारंभ माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम के काल में। और मैंने इसकी आपको डेट भी बताई थी। इसकी डेट है 319 ईस्वी या 320 ईस्वी। इस तारीख को या इस तिथि को हम गुप्त संवत का प्रारंभ मानते हैं। और ये किसने शुरू किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 3 में हमसे पूछा गया है समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा? बताइए किसने कहा? मैंने आपको जब समुद्रगुप्त पढ़ाया था, इसको भारतीय नेपोलियन कहा गया है, मैंने यही लिखा था शुरुआत में। तो वो किसने कहा भारतीय नेपोलियन? कौन सा विद्वान था, कौन से इतिहासकार थे जिसने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी? तो आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। वो थे V.A. स्मिथ, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखो, प्रश्न नंबर 4 में हमसे ये पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? बताइए। मैंने आपसे बोला था मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए फैक्ट है प्रयाग प्रशस्ति को लेकर, जो भी मैंने आपको बताया कौन सी पंक्ति में क्या लिखा है। और सबसे पहले मैंने आपको स्पेशल करके बोला था कि ये किसने लिखी, उसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो हरिशेन ने लिखी। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में हमसे पूछा गया समुद्रगुप्त की स्वर्ण मुद्रा पर उन्हें किस रूप में दर्शाया गया? तो बताइए, वीणा बजाते हुए दर्शाया गया कि नहीं? जो समुद्रगुप्त थे उन्हें सोने के सिक्का पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया, जिसके कारण उन्हें वीणा वादक कहा गया, या कहीं कहीं उनको कविराज भी कहा गया। कविराज। तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि हुआ करती थी, वीणा वादक या कविराज। चलिए आगे चलते हैं। क्यों कहा गया उसका कारण? क्योंकि जो सोने के सिक्के हुआ करते थे, कुछ सिक्कों पर जो समुद्रगुप्त था उसको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया या चित्रित किया गया। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया है कि कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? बताइए, किस गुप्त शासक के दरबारी विद्वान थे कालिदास? कौन नहीं जानता? चंद्रगुप्त द्वितीय। मैंने आपसे कहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, बहुत ही फेमस राजा है। उसका कारण यह है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंध रखते थे, जैसे कि कालिदास, जैसे कि वराह मिहिर, जैसे कि आर्यभट्ट, जैसे कि अमर सिंह। तो ये एक से बढ़कर एक, धनवंतरी, ये जितने भी विद्वान हुए वो सब चंद्रगुप्त द्वितीय के काल से संबंध रखते थे। तो हमसे प्रश्न पूछा गया कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में हमसे पूछा है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, इसको बताने की जरूरत है क्या? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 में हमसे पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताइए, किसने की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना? कुमारगुप्त ने की। अगर आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय का तहस नहस या तोड़फोड़ किसने की, तो वो बख्तियार खिलजी 1100 कुछ ईस्वी में हमारे देश में आया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस किया, आग के हवाले कर दिया। कई सालों तक तो नहीं, कई महीनों तक उसमें आग लगती रही। और जो बौद्धों के ग्रंथ हुआ करते थे, प्रमुख पुस्तकें हुआ करती थी, वो सब जल के तहस नहस हो गई। बौद्धों का प्रमुख केंद्र होता था नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा है हूणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ? तो कौन सा वो शासक था जिसके समय हूणों का आक्रमण हुआ? तो वो ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। हमने कहा, मैंने भी आपको एक उदाहरण लिख के बताया था कि स्कंदगुप्त ने हूणों के आक्रमण को रोका भी था, लेकिन स्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हुए वो काफी कमजोर सिद्ध हुए। प्रश्न नंबर 10, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे? बताइए, इसको बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? अर्थात आर्यभट्ट का जो क्षेत्र था वो क्या था? गणित और खगोल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 में हमसे पूछा गया है गुप्त शासकों की मुख्य धातु मुद्रा कौन सी थी? तो बताइए, स्वर्ण मुद्रा थी कि नहीं थी? इसलिए तो उसको स्वर्ण काल कहा गया। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे पूछा गया गुप्त काल में दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो बताइए गुप्त काल की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त काल की दूसरी राजधानी उज्जैन थी, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन में बसा ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे पूछा है अमरकोश के रचयिता कौन है? देखो मैंने आपको कहा था जो एक महान विद्वान चंद्रगुप्त के काल से हुए, तो उनमें एक महान विद्वान थे अमर सिंह। तो इन अमर सिंह ने लिखी थी अमरकोश। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीजें दी हैं। आपसे ये प्रश्न किसी ना किसी बहाने से किसी ना किसी तरीके से हर एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही मुख्य ये गुप्त काल हमारे लिए है, और खासकर जो प्रयाग प्रशस्ति है और खासकर ये जो जितने भी विद्वान हैं ये सब, इनकी रचनाएं और ये किसके काल से संबंध रखते थे, और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी, प्रयाग प्रशस्ति के जो अंत में, मतलब प्रयाग प्रशस्ति की जो पंक्तियां लिखी हैं उन पर किस पंक्ति में क्या लिखा है, हमारे लिए बहुत ही मुख्य चीजें हैं। और फ्रेंड्स एक काम की चीज हमारी रह गई है, चलिए पहले प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, मैं फिर आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 15 में हमसे पूछा गया है कि जो गुप्त काल में शून्य का सिद्धांत किसने दिया? बताइए शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। प्रश्न नंबर चलते हैं हम 16 की ओर। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो बताइए किस काल से संबंधित है अजंता की गुफाएं? अजंता और एलोरा दोनों ही गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में हमसे पूछा है गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब मानी जाती है? तो इसको बताना पड़ेगा क्या? गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब मानी जाएगी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना मानी जाएगी 319 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा हरिशेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो बताइए हरिशेन किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? तो जो हरिशेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और इन्होंने हरिशेन ने ही जो प्रयाग प्रशस्ति है वो लिखी है, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में है, और भी गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है प्रयाग प्रशस्ति, और वो लिखी हरिशेन ने। और हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी विद्वान हुआ करते थे या दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? बताइए इसको बताना पड़ेगा क्या मुझे? अब हमने चैप्टर में सारी डिटेल बहुत आसानी से समझ ली है, सारे फैक्ट मैंने एक एक करके आपके सामने रखे हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि अब आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ पहले से ही चैप्टर में क्लियर कर दिया है। तो हमसे ये पूछा है प्रश्न में गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो बताइए गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ऑब्वियस सी बात है आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में हमसे पूछा है गुप्त काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था हूणों का आक्रमण, और भी दो अन्य कारण थे पर मुख्य कारण था हूणों का आक्रमण। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? तो मुख्य रूप से किस पर आधारित थी? मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल में जो सर्वाधिक कर मिलता था वो कृषि से मिलता था। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 में हमसे पूछा गया कालिदास की रचना नहीं है, ये बताना है इनमें से जो विकल्प दिए हैं कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है। तो बताइए कौन सी रचना है जो कालिदास की नहीं है? जो कालिदास की रचना है, देखो रघुवंशम भी है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, मेघदूत भी है, लेकिन जो बृहद संहिता ये नहीं है। तो बृहद संहिता किसकी संरचना है? ये वराह मिहिर की संरचना है। वराह मिहिर मैंने आपको लिखवाया डिटेल में, ये वराह मिहिर की रचना है बृहद संहिता। चलिए प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हमसे पूछा गया है गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? बहुत ही मुख्य प्रश्न है। गुप्त काल के समय एक बंदरगाह हुआ करता था जो बहुत ही प्रमुख था, वो था तम्रलिप्ति। ऑप्शन नंबर ए, ये गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। चलिए प्रश्न नंबर 24 में हमसे पूछा गया बृहद संहिता किसकी रचना थी? अभी मैंने बताया दूसरे प्रश्न में, वराह मिहिर। जो बृहद संहिता थी वो वराह मिहिर की रचना थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 में हमसे पूछा गया गुप्त काल में विदेशी यात्री पहायान किस शासक के समय में आया था? तो बताइए गुप्त काल में जो विदेशी यात्री था फाहयान किसके काल में आया? मैंने आपको डिटेल में लिखा इसके संबंध में, ये आया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और इस फाहयान ने जो मौर्यकालीन साम्राज्य था उसको देवकीकृत था, देवता ने बनाया ऐसा साम्राज्य उसको लगा, क्योंकि जब उसने देखा चीन में बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था और मौर्य काल में आपको पता है बौद्ध धर्म के कितना बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार था, तो फाहयान ने मौर्य काल को देखकर ये कहा कि देवकृत शासन हो सकता है, ऐसा इंसानों के द्वारा इतना महान इतना अच्छा शासन नहीं किया जा सकता।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 में हमसे पूछा गया गुप्त काल में किस धातु की मुद्रा सबसे अधिक पाई गई। तो ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होने लगा है, सोने की, इसीलिए स्वर्ण युग कहा गया गुप्त काल को। प्रश्न नंबर 27 में हमसे पूछा गया गुप्त काल की मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ है। तो बताइए गुप्त काल की जो मूर्ति कला है उसका उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ है। तो इसका उत्कृष्ट उदाहरण है सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 28 की ओर। प्रश्न नंबर 28 में हमसे पूछा गया है कि गुप्त काल के समय किस धर्म का प्रभाव अधिक था। बताइए कौन सा ऐसा धर्म था। आपको अगर याद आया हो, अगर आपने हमारी सारी क्लासेस अच्छे से की हो, तो आपने इस प्रश्न का अब तक उत्तर दे दिया होगा। कौन सा ऐसा धर्म था जो गुप्त काल में जिसका गुप्त काल में स्वर्ण युग था। मैंने आपको जब वैष्णव धर्म पढ़ाया था, मैंने आपको क्लियरली कहा था जो वैष्णव धर्म है, इस वैष्णव धर्म का गुप्त काल में स्वर्ण युग माना गया। क्यों माना गया, मैं यही बात आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये बात हमने मिस कर दी है, मैंने आपको बताना। अभी चलो अपनी पहले हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर से चलते हैं, थोड़ी सी बात और नोट करते हैं। प्रश्न नंबर 29 हमसे कहा है गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो बताइए गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी। गुप्त साम्राज्य की दो राजधानी थी। जो प्राचीन राजधानी थी वो पाटलिपुत्र और दूसरी उज्जैन थी। जैसे कि अभी पहले प्रश्न देखा, किसने बसाई थी, अब आपको अच्छे से पता हो गया। प्रश्न नंबर 30 जो कि हमारी क्लास का आज का अंतिम प्रश्न है, पढ़िए और बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 30 में हमसे पूछा है गुप्त काल के अंतिम शासक का नाम बताइए। तो गुप्त काल के अंतिम शासक का नाम क्या है, बताइए जरा। हूणों ने आक्रमण किया था और हूणों को पराजित किया था, किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। स्कंदगुप्त ने किया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस स्कंदगुप्त के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था, बस मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि हमें साक्ष्य मिलता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। लेकिन जो स्कंदगुप्त के संबंध में हमें एक और बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, वो ये मिलती है कि वो जानकारी ये कहती है कि एक 510 510 ईस्वी की बात है। इसके बाद के एक शासक हुए हैं, इसके बाद के शासक हुए हैं जिनका नाम है भानुगुप्त। भानुगुप्त बहुत ही मुख्य फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। स्कंदगुप्त के बाद के शासक हुए गुप्त काल के, जिनका नाम था भानुगुप्त। तो इन भानुगुप्त से संबंधित एक अभिलेख मिला जिसका नाम है ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख। अब इस ऐरण अभिलेख में क्या मुख्य बातें लिखी थी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ये ऐरण अभिलेख हमारे लिए इतना मुख्य क्यों है। तो इस ऐरण अभिलेख पर सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं इस ऐरण अभिलेख पर। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे, सती प्रथा का अंत जो राजा राम मोहन राय थे उनके सहयोग से हुआ। उन्होंने सती प्रथा का अंत करवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन जो ऐरण अभिलेख है जो भानुगुप्त से संबंधित है, 510 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, 510 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूं। इस 510 ईस्वी का एक अभिलेख हमारे सामने आया जिसका नाम है ऐरण अभिलेख, जो कि भानुगुप्त के काल से संबंधित है। तो पहली बार इस पर हमें सती प्रथा की जानकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सती प्रथा की जानकारी मिलती है। तो देखो आपसे यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, किस अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के संबंध में जानकारी मिलती है। तो वो अभिलेख है ऐरण अभिलेख। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐरण अभिलेख किस शासक के काल से संबंध रखता है। तो ऐरण अभिलेख भानुगुप्त के शासनकाल से संबंध रखता है। और आपसे और प्रश्न पूछा जा सकता है कि भानुगुप्त का शासनकाल 500 ईस्वी तक माना गया। और फ्रेंड्स ये जो भानुगुप्त है, ये बहुत ही सहिष्णु, धर्म सहिष्णु प्रवृत्ति का इंसान था। ये स्कंदगुप्त के बाद हमें पढ़ना था इसको। चलिए कोई नहीं, मुझे याद आ गया तुरंत, तो इसलिए मैं आपको अब बता रहा हूं इस भानुगुप्त के बारे में। ये जो भानुगुप्त है ये धर्म सहिष्णु प्रवृत्ति का था। इसका क्या मतलब हुआ, धर्म सहिष्णु प्रवृत्ति का था। इसका मतलब ये हुआ कि इसने किसी भी धर्म के साथ कट्टरता का भेदभाव नहीं किया। तो ये बहुत ही धर्म सहिष्णु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और इसका जो, लेकिन इसका झुकाव जो था वो वैष्णव धर्म की ओर था।
वैष्णव धर्म को इसने एक राज्य का धर्म बना दिया था। यही कारण है कि जो वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म को गुप्त काल में स्वर्ण युग या स्वर्ण धर्म कहा गया, क्योंकि जो भानुगुप्त है उसने वैष्णव धर्म को राज्य का धर्म बना दिया था। लेकिन भानुगुप्त कट्टर नहीं था, वो धर्म सहिष्णु था, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता था। और इसीलिए क्योंकि इसका जो झुकाव था वो वैष्णव धर्म की ओर था, तो इसने जो राज्य का राज के चिन्ह है, राज के चिन्ह जो राज्य का इसने बना दिया वो गरुड़ को बना दिया। राज के चिन्ह गरुड़ बना दिया इसने। इसने जो गरुड़ है वो राज्य का राज के चिन्ह बना दिया। तो भानुगुप्त के बारे में हमारे लिए बहुत ही मुख्य फैक्ट है ये, कि भानुगुप्त के समय में एरण अभिलेख मिलता है। इस एरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। और ये जो भानुगुप्त है ये धर्म सहिष्णु था, लेकिन इसका झुकाव वैष्णव धर्म की ओर था। क्योंकि ये वैष्णव धर्म को मानता था, इसलिए इसने गरुड़ को राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता दी, या राजकीय चिन्ह के रूप में इसने गरुड़ बना दिया। और फ्रेंड्स देखो, ये इतना धार्मिक सहिष्णु था, इसका एक सेनापति हुआ करता था। इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि ये इतना धार्मिक प्रमुख था, इसके बारे में ऐसा बोलते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री, चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि जो धर्म सहिष्णुता के हमें साक्ष्य मिलते हैं गुप्त काल से, चलिए आप ये फैक्ट लिख ही लीजिए। जो धर्म सहिष्णुता की हम बात कर रहे हैं, सहिष्णुता, एक सेकंड फ्रेंड्स, धर्म सहिष्णुता। तो देखो, पूरा गुप्त काल पूरा धर्म सहिष्णु रहा। उसके कारण यह है कि चंद्रगुप्त नाम का हमने भी पढ़ा व्यक्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके संबंध में अभी हमने पढ़ा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था आम्र आम्र कक्षित। ये एक सेनापति था, इसका बहुत ही इसका अजीब सा नाम है। इसका एक सेनापति था जिसका नाम था आम्र कदीब। तो ये जो आम्र कदीब था ये बौद्ध था। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। चंद्रगुप्त का सेनापति था आम्र कदीब, और ये बौद्ध था। ये क्या था? बौद्ध। लेकिन इस चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री था। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं। इस चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मंत्री था जिसका नाम था वीरसेन। वीरसेन, ये चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था, और ये शैव धर्म को मानता था। तो ये हमें बताता है कि धर्म सहिष्णुता कितने बड़े लेवल पर हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। भाई, एक राजा है चंद्रगुप्त, जिसका झुकाव वैष्णव धर्म की ओर है, लेकिन उसका मंत्री है वीरसेन, वो शैव धर्म को मानता है। और इसका सेनापति है आम्रकर्दीप, वो बौद्ध धर्म को मानता है। तो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होता था। किसी भी धर्म से कोई ज्यादा कट्टरता नहीं थी, किसी धर्म से कोई वैर नहीं था, जो चाहे जिस धर्म को मान सकता था। तो इसलिए जो गुप्त वंश रहा उसको हमने धर्म सहिष्णु कहा, और उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया। सबसे अच्छा उदाहरण चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। उसका जो सेनापति था वो बौद्ध था, और जो उसका मंत्री था वो शैव था। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको जानकारी दी गुप्त काल के संबंध में। अभी हमारा गुप्त काल कंप्लीटली समाप्त होता है। अब आपको गुप्त काल को कहीं और से, किसी और पुस्तक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप एग्जाम में किसी भी प्रश्न का सामना बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ये भानुगुप्त से संबंधित एरन अभिलेख के संबंध में मैंने आपको जानकारी दी। इसका भी बहुत मुख्य रोल हमारी परीक्षा में कभी ना कभी हो जाता है, और इसका मुख्य रोल ये हो जाता है कि सती प्रथा की जानकारी कहाँ मिलती है? एरन अभिलेख से मिलती है। बस आपको ये याद रखना है। और ये एरन अभिलेख किसके काल से संबंध रखता है? भानुगुप्त। बस। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आपको गुप्त काल समझाया, और कल हमारी जो प्राचीन भारत का इतिहास है उस पर अंतिम क्लास होगी। हमारा प्राचीन भारत का इतिहास कल समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और विदाई लेने से पहले मैं हर रोज की तरह आपसे एक अपील करता हूं, और अपील यह है कि प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए बल्कि सब्सक्राइब कराइए भी। और सब्सक्राइब कराने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाए, और हम जो ये क्लासेस चला रहे हैं
उनका लाभ हर कोई उठा पाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, फिर मिलता हूं किसी अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।